ऑडिट सीएजी के द्वारा किया जाता है, उनको अपने अकाउंट्स जो है वो ऑडिटेड कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये एक इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया था। सेक्शन 65 ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटीज और डिपार्टमेंटल ऑडिट भी इसको हम बोलते हैं। तो जो यहाँ पे एक कमिश्नर होता है वो कंडक्ट करता है एक ऑडिट, ठीक है, चाहे जनरल ऑर्डर चाहे स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, वो करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन ऑथराइज किया जाता है बाय कमिश्नर, ठीक है। तो पीरियड ऑफ ऑडिट क्या होता है इसके अंदर, इसके रिगार्डिंग भी आई थिंक सो चेंजेस आए हैं। द पीरियड ऑफ ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड इन द सबसेक्शन 1 शेल बी, ये वाला इसके अंदर अमेंडमेंट पॉइंट उन्होंने किया है कि ड्यूरिंग द एनी ईयर एंड पार्ट ऑफ द ईयर का वो ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टाइम लिमिट्स हैं ये इसकी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार मैं आपसे बात डिस्कस कर लेती हूँ कि ए नोटिस इन अ फॉर्म जीएसटी ऑडिट 01 विल बी सेंट टू द ऑडिटी एटलीस्ट 15 डेज बिफोर। इसके अंदर क्या होता है कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसको किसी, उन्होंने एक अथॉरिटी चूज कर लिया कि इन्हें किस कंपनी का ऑडिट करना है, ठीक है। तो दे विल सेंड वन नोटिस टू दैट पर्सन एंड दैट नोटिस शुड बी बिफोर 15 डेज। जब भी उन्हें ऑडिट करना है उसके 15 दिन पहले उनको ये नोटिस पहुंच जाना चाहिए उस पर्सन को। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये टाइम लिमिट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वो नोटिस भेजेंगे उस फॉर्म का नेम है जीएसटी ऑडिट 01। सेकेंड इज, फिर है कि उन्हें किस डेट के अंदर कंप्लीट कर लेना है। सो देयर विल बी अ टाइम पीरियड, ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे साल आपको अपना जो ऑडिट है वो खींचना है ना। तो यहाँ पे दे हैव मेंशन कि ओनली 3 मंथ्स दे हैव मेंशन आप कर सकते हैं। इफ यू वांट फर्दर एक्सटेंशन विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर यू कैन गेट एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, फर्दर 6 मंथ्स का, ठीक है। एंड दैट मस्ट बी इन रिकॉर्डिंग, दैट शुड नॉट बी इन वर्बल टर्म्स, ठीक है। तो दिस इज वेरी क्लियर। सेक्शन 65 के अंदर जो कमिश्नर होता है कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर फॉर्म, यस, फॉर्म इज जीएसटी ऑडिट 01, उसके अंदर नोटिस सेंड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेक्शन 65 के अंदर जो कमिश्नर है वो ऑथराइज करते हैं टैक्स अथॉरिटीज को वो ऑडिट करने के लिए। जिसका भी उन्हें ऑडिट करना है दे विल सेंड नोटिस prior 15 days before that audit, and they have to complete their audit within 3 months and further extension of 6 months they can get, ठीक है। That's it, बस ये चीजें याद रखनी है आपको इसके अंदर। ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिट क्या है, आपको अपने सारे जो जिसका ऑडिट करना चाहते हैं आपको सारे अपने रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने हैं। ऑनलाइन है अगर आपका सब कुछ ई इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आपने मेंटेन किया तो आपको कंप्यूटर का आईडी पासवर्ड जो भी है आपको सब प्रोवाइड करना है। तो यू कांट से कि नहीं वी कांट शेयर इट्स आवर पर्सनल समथिंग लाइक दिस, तो ये सब कुछ नहीं है। फाइंडिंग ऑफ ऑडिट जो है, अब आपने अपना ऑडिट कर लिया है, आपने 3 मंथ्स में किया या एक्सटेंशन के बाद 6 मंथ्स में किया, तो दैट्स मीन टोटल ऑडिटर के पास 9 मंथ्स का टाइम है ऑडिट करने के लिए। दैट्स अ वेरी ग्रेट बिग टाइम है ना। तो जो ऑडिट आपने किया उसकी जो फाइंडिंग आपको सबमिट करनी है वो आपको विद इन 30 डेज करनी है, ठीक है। और किस में करनी है आपको, वो जीएसटी एडीटी 02 में करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आई हैव डिस्कस्ड कि विद इन 30 डेज में करनी है फ्रॉम 3 मंथ्स, तो वो कब से स्टार्ट होगा, वो पीरियड कब से स्टार्ट होगा। तो दे हैव मेंशन, वो आपकी बुक के अंदर बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जस्ट गो थ्रू विद दैट, ठीक है। सो दे हैव टोल्ड कि कमेंसमेंट ऑफ पीरियड कब से स्टार्ट होगा, जब आप रिकॉर्ड्स उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं तब से आपका वो पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप वो एग्जांपल थोड़े से गो थ्रू कर लेना। ये सब उनको इसके अंदर बताना पड़ता है कि ऑडिट के अंदर इफ दे फाइंड कि वहां पे कुछ डिमांड एंड रिकवरी बन रही है तो दैट यू नीड टू टेल क्या क्या फाइंडिंग्स हो सकते हैं बेसिकली, कि इनपुट टैक्स रेट के अंदर जी प्रॉब्लम निकली है, उन्होंने ज्यादा ले लिया है, ब्लॉक क्रेडिट्स के ऊपर ले लिया, जिन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर नहीं लेना था असेसी उनके ऊपर भी लेके बैठा हुआ है। सो एवरीथिंग यू जस्ट नीड टू टेल, ठीक है। ये कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, ये इसका एग्जाम्पल है। सम ऑफ सेक्शन 65, ये जस्ट एक बार आप ये भी गो थ्रू कर लेंगे आपके लिए मोर देन इनफ होगा। नाउ स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट बेसिकली क्या होता है, द थर्ड टाइप ऑफ ऑडिट इज कॉल्ड स्पेशल ऑडिट एंड इज टू बी कंडक्टेड अंडर द मैंडेट ऑफ सेक्शन 66 और रूल 102 के अंदर। So when can we conduct?
if at any stage of scrutiny, inquiry, investigation, or any other proceeding, any officer not below the rank of assistant commissioner is of the option that the value has not been correctly declared, credit availed is not within the normal limits, तो वो इसके लिए स्पेशल ऑडिट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। उन्होंने और भी कंडीशंस आगे उन्होंने बताई है। तो इसके अंदर जो टाइम लिमिट है वो 90 डेज का है। एक मिनट, जहाँ पे जो फॉर्म यूज किया जाएगा, अच्छा इसमें एक और चीज ये है कि इसके अंदर कोई नोटिस इशू नहीं करते हैं। जो स्पेशल ऑडिट हो रहा है इसके अंदर वो कोई नोटिस इशू नहीं करते हैं, ठीक है। सेक्शन 65 के अंदर वो नोटिस इशू करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है दैट इज 90 डेज का, और जो फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर 90 डेज, ठीक है। एंड हु शेल बियर द एक्सपेंस, तो ऑब्वियसली जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, जो कमिश्नर है, दैट पर्सन विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ दिस। जो भी फिर इसकी फाइंडिंग्स आती हैं अंडर सेक्शन 66 वो जीएसटी ऑडिट 04 के अंदर सबमिट की जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस रखा हुआ है, तो ये एक बार आप गो थ्रू कर लेना। तो इट इज सेक्शन 65 का जो ऑडिट है दैट इज कंडक्टेड बाय द ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर, एंड इट इज कंडक्टेड बाय द चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर, ठीक है। तो इसके डिफरेंस पॉइंट्स जो है वो एक बार आप गो थ्रू कर लेना, तो यहाँ से आपको ये काफी सारा क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। अभी किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो, राइट। जस्ट लेट मी सी नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पिक कर सकते हैं फटाफट से। सो अकाउंट एंड ऑडिट इज डन। Payment of taxes. Yes, I am picking payment of taxes because before starting TDS and TCS, I just want to complete payment of taxes. ठीक है, तो I'll take payment of taxes. That's nice. हाँ हाँ, I'll complete. Payment of taxes भी हो जाएगा, इन छोटे जो little little topics है that I will also cover over here. Okay, students sending me the reply, ma'am. Please take 5 minutes break. Students, you really need one 5 minutes break. Students, I don't have MCQ notes. No. So student don't want any break, है ना? That's okay. Yes, no, no. ठीक है. So majority is no. Okay, right. Can you see this? Uh, Electronic liability register word file. Can you see? नहीं share हो रहा, नहीं share. It's not sharing. No. Okay. Okay. Let me see. Now okay. Yes. So payment of taxes, ठीक है। तो सेक्शन 49 एंड 50 डील्स विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सेक्शन 49 जो है दैट डील्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट, एंड सेक्शन 50 डील्स विद द इंटरेस्ट पार्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट पार्ट में क्या है कि यू हैव ओनली 18% एंड 24%।
जो सप्लायर, जो रजिस्टर पर्सन है, उसको पे करना होता है। एंड दे हैव जस्ट मेंशन कि टू कंडीशंस हैं कि जब 18% कब पे करना है एंड 24% कब पे करना है, ठीक है। तो दैट वी विल डिस्कस इन सेक्शन 15। so we I'll just pick section 49 along with the rules that I will take it. So here we have three type of registers or ledger. Okay, one is electronic cash ledger, second is electronic credit ledger, and third one is electronic liability register. So electronic liability register is very simple. अच्छा, इन तीनों रजिस्टर्स के अंदर क्या है कि you will not pass any direct entry, so you can't maintain it manually. So GSTN has developed such kind of software कि whenever you will file the returns, है ना, so entries and amounts will automatically come under this registers, ठीक है। so कैसे कैसे आएंगे, जैसे कि for example I have for the month of June I have a liability of rupees 20,000, ठीक है, and what I have to do, I need to submit 20,000 to the bank. When I will submit 20,000 amount in bank, they will generate one CIN number, ठीक है। उसके आने के बाद जो 20,000 है, that amount will reflect in my electronic cash ledger, ठीक है। Once the amount is credited in my cash ledger, so I can make the payment of rupees 20,000, ठीक है। So in such a manner, I have to go through with this registers, ठीक है। So there is no direct entry. Every entry or every amount will come through returns, ठीक है। Whatever returns I am filing, the amount I am depositing to the bank, through there all entries will come, ठीक है। तो यहाँ पे जो mistakes हैं इस तरीके से नहीं होगी, बट इफ यू आर फाइलिंग रॉन्ग अमाउंट इन रिटर्न, then your electronic liability electronic cash register, liability register and credit ledger जो है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, लाइक अभी दिस मंथ इन फॉर द मंथ ऑफ जून आई हैव आइडेंटिफाई कि जो मेरा अमाउंट है दैट इज 20,000, तो उसका पेमेंट जो है वो हम किस तरीके से करते हैं, तो इन्होंने ये सब कुछ सेक्शन 49 के अंदर डिस्कस किया है, राइट। तो सबसे कहते हैं कि आप क्या क्या डिपॉजिट कर सकते हैं। वन इज टैक्स, ठीक है, जो आपका टैक्स बना आउटपुट टैक्स, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट अगर आपने लेट लास्ट मई की रिटर्न आपने नहीं फाइल की थी, अभी तो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो अभी सब कुछ वेव ऑफ किया हुआ इन्होंने काफी हद तक। तो अगर नॉर्मल सिनेरियो होता तो अगर उसके अंदर आपकी इंटरेस्ट पेनल्टी या फी बन रही है, तो वो भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। नाउ दे हैव मेंशन मोड्स क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो किस मोड के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं आप, वेरी सिंपल। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देयर इज अ लिटिल चेंज, दे हैव नॉट अमेंडेड और दे हैव नॉट करेक्टेड इन लॉ। क्रेडिट कार्ड अर्लियर वी यूज टू मेक पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, बट नाउ दे हैव स्टॉप्ड इट, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, और डेबिट कार्ड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनईएफटी आरटीजीएस है उसके थ्रू कर सकते हैं, और दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा हम कैश के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को वी कांट डिपॉजिट कैश, ठीक है। सिर्फ उसके अंदर उन्होंने एक ही कंडीशन बताई है कि आप कैश कब यूज कर सकते हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी आई थिंक सो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा तब आई विल कवर। तो वहां पे जो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिर्फ वही कैश के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं अपना जीएसटी। उसकी लिमिट एक में तो कुछ की 10,000 है, और इन केस अगर कभी असेसिंग ऑफिसर डिमांड या रिकवरी करके कुछ लेके आ रहा है किसी सप्लायर से, किसी रजिस्टर पर्सन से, एंड दैट अमाउंट इज मोर देन 10,000, लाइक 2 लाख 10 लाख करोड़ के अंदर लेके आ रहे हैं, तो वो कैश डिपॉजिट सिर्फ उन्हीं को अलाउड है। जनरल जो टैक्स पेयर है, रजिस्टर पर्सन है, उनको अलाउड नहीं है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा था इसके अंदर। दिस इज इम्पोर्टेंट। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल रिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ओनली। जो कैश आप डिपॉजिट कर रहे हैं टूवर्ड्स इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी किसी के अगेंस्ट, वो सब रिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर, ठीक है। और जो लाइबिलिटीज हैं जो अपने रिटर्न्स के थ्रू आ रही हैं, वो लाइबिलिटी रजिस्टर्स में जाएंगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर
कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्या हम कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, तो नो, ठीक है। वहां पे जो आपका रिफ्लेक्ट करेगा ओनली एंड ओनली क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी यहाँ पे ये वाला मेरा पुराना है, दिस इज ओल्ड वन, आई हैव नॉट अपडेटेड ओवर हियर, ठीक है। जो अर्लियर आई हैव डिस्कस्ड यूटिलाइजेशन, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, यू हैव टू गो थ्रू बाय दिस, ठीक है। सो आई एम मेकिंग इट क्लियर अगेन कि दिस clause point number 5 I have not updated in my records. If you will use my records, my notes, so don't go with this. You have to consider that the cross utilization earlier which we have discussed, right? रिफंड भी आपको मिल जाएगा बिकॉज इट विल रिफ्लेक्ट इन योर कैश लेजर एंड इन क्रेडिट लेजर, तो कोई इशू ही नहीं है। टीडीएस जो अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, दैट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन योर कैश लेजर। तो यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, कैश रजिस्टर एंड क्रेडिट लाइबिलिटी, क्रेडिट लेजर जो है वो किन फॉर्म्स में मेंटेन किए जाते हैं, दैट फॉर्म नंबर्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर इज मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 01 के अंदर मेंटेन किया जाता है। वहां पे क्या क्या लाइबिलिटीज आती हैं, आपके रिटर्न्स के लाइबिलिटी जो होती हैं, आउटपुट टैक्स वगैरह की लाइबिलिटी वो आती है, और आपकी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, ये वाली सारी लाइबिलिटीज भी वहां पे रिफ्लेक्ट होती हैं। जब आप इनकी पेमेंट कर देते हैं या क्रेडिट आप यूज कर लेते हैं, तो यहाँ से ये अमाउंट, आपका लाइबिलिटी अमाउंट जो है वो कम हो जाता है। सो आई हैव मेंशन आपकी बुक के अंदर, आई डोंट नो दे हैव मेंशन और नॉट, बट इन लाइक आई यूज टू रेफर जीएसटी एक्ट, तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ओवर हियर, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कि कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है। सो आई हैव जस्ट मेंशन ओवर हियर कि ऐसे क्या क्या कंडीशंस हैं जब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर जो है वो डेबिट होगा, और ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू दिस। If you find any discrepancies in your liability register, in credit ledger or in cash ledger, so you can reply it to GST department in form GST PMT 04। ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो दे में ask you a MCQ कि जो अगर if you find any discrepancies in register or in ledgers, तो which form you can use? So there is GST PMT 04। Electronic liability register is maintained in GST PMT 01। Credit ledger is maintained in GST PMT 02, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई हैव मेंशन कि क्या क्या कंडीशंस है, वहां पे कहाँ कहाँ से अमाउंट आता है, दैट ऑल आई हैव मेंशनड ओवर हियर। सो नो डायरेक्ट एंट्री कैन बी पास, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप डायरेक्ट एंट्री नहीं पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपल था। कैश लेजर भी हमारा सिंपल है, ठीक है। तो उसके अंदर भी जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो वो सारा उसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है और जो एक अमेंडमेंट अभी रिसेंटली हुआ है, दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू। पीएनटी 09। Guys, can you see one colorful word document form GST PMT 09 करके I have mentioned? Yes, ठीक है। So this is the amendment and you have to consider this amendment while solving your questions. So इसके अंदर उन्होंने क्या बताया है, जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म के रिगार्डिंग बताया है, और ये क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ पहले। पुराने सिस्टम के मतलब जो अपना जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब से लेके अभी तक ये कॉन्सेप्ट चल रहा था कि इफ आई हैव डिपॉजिटेड अमाउंट
अंडर द हेड IGST, CGST एंड SGST। तो इनको मैं कैश, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश हेयर, नॉट टॉकिंग अबाउट क्रेडिट, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश हेयर। if I have deposited some amount against IGST, CGST और SGST, और जो उसके माइनर हेड्स थे लाइक टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, फीस हो गया, या किसी सेस के अगेंस्ट मैंने डिपॉजिट की थी, तो हम उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। इफ आई हैव डिपॉजिटेड 1000 रुपीज अगेंस्ट इंटरेस्ट, तो वो मुझे इंटरेस्ट के लिए ही यूटिलाइज करना होता था, मैं उसको टैक्स के लिए या अदर जो लाइबिलिटीज थी उनके लिए यूज नहीं कर सकती थी, ठीक है। सो नाउ दे हैव मेड चेंजेस एंड इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 21 अप्रैल 2020। ये आई विल शेयर विद यू, आप इसको डिटेल में एक बार गो थ्रू कर लेना। सो नाउ दे हैव सेड कि जो मेजर हेड्स हैं और जो माइनर हेड्स हैं आप उनको इंट्रा एंड इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो SGST का अमाउंट अभी जैसे इन क्रेडिट यूटिलाइजेशन के अंदर क्या था कि CGST SGST के साथ एडजस्ट नहीं होता, बट कैश के अंदर दे हैव अलाउड आप इंटरचेंज एंड इंट्रा हेड चेंज दोनों कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दे हैव डन। ओल्ड सिस्टम भी आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है, तो जस्ट वंस गो थ्रू विद दिस, और जो न्यू चेंजेस हैं वो भी मैंने इसके अंदर मेंशन कर दी। जैसे आई विल टेक वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल an amount of rupees 1000 is available under the minor head of tax, ठीक है। तो माइनर हेड यहाँ पे टैक्स का नाम है, ऑफ मेजर हेड SGST एंड UTGST। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो SGST है उसके अंदर 1000 रुपीज मैंने डिपॉजिट किए, ठीक है, एंड द टैक्स पेयर हैज अ लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 200 फॉर माइनर हेड इंटरेस्ट। मैंने जो अमाउंट डिपॉजिट किया था 1000 रुपीज का SGST के अंदर, वो मैंने 1000 रुपीज का डिपॉजिट किया था टैक्स के लिए, ठीक है। लेकिन जो मेरी लाइबिलिटी थी वो मेरी पड़ी थी 200 रुपीज की इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं इनको भी सेट ऑफ नहीं कर सकती थी अंडर द सेम मेजर हेड SGST एंड UTGST, तो इनको हमें अलाउ नहीं था। सो सिंस देर इज नो अमाउंट अवेलेबल अंडर माइनर हेड interest and interest under major head SGST UTGST, therefore interest payment cannot be made from the amount available under the tax of the same major head। आपको ये ड्रॉबैक इसका समझ में आ रहा है क्या था? SGST मेरे अकाउंट है, उसके अंदर टैक्स और एक इंटरेस्ट सेस, जो भी आपकी पेनल्टीज या इंटरेस्ट बनते हैं, उसके अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट के अंदर अगर मैंने 1000 रुपीज का अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो वो 1000 अमाउंट का जो डिपॉजिट किया है वो मैं टैक्स का जो मुझे पेमेंट करना है उसके अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो जो ये अब इन्होंने अमेंडमेंट निकाली है उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन नंबर 37/2020, उसके अंदर ये है कि आप इंटर हेड और इंट्रा हेड दोनों एडजस्टमेंट कर सकते हो। नाउ किस फॉर्म के थ्रू कर सकते हो? GST PMT 09 के थ्रू आप ये एडजस्ट कर सकते हो। एंड दिस क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक, दिस नोटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब आप जितने भी अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैश लेजर से रिलेटेड, वो इसको आपको यू हैव टू कीप इन माइंड, देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस, ठीक है, तो आई विल शेयर दिस वन। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। तो दिस वन इज ऑल्सो डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक what we can take, just let me see in your syllabus. Can we take e-way bill now? So be TDS TCS is left, that I will take it tomorrow, and returns left, है ना? Section 13, yes, I'll pick section 13 now. Just give me a minute. Customs tomorrow, अभी within 20 minutes I can cover customs, so customs के लिए we will do tomorrow, ठीक है। और जो returns TDS TCS है, that we will also do tomorrow. So 1.5 for the GST, 1.5 for the custom। कस्टम में ज्यादा कुछ है नहीं, because I can solve the question over here, है ना। हाँ, section 13 जो है that I will pick it, just give me a minute, let me open the X।
Just give me 1 minute. 433 page. Okay. राइट, अभी आपको शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, कंटेंट शेयर हो रहा है? जस्ट रिप्लाई मी येस और नो, है ना? यस, ठीक है, राइट। तो सेक्शन 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, ठीक है, नॉट सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ द सप्लायर और द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, जो सेक्शन हमारा 13 सबसेक्शन 2 है, दिस इज आर डिफॉल्ट रूल, दिस इज आर जनरल रूल। अगर जो आगे हम अभी रूल्स पढ़ेंगे सेक्शन 13 से लेके सबसेक्शन 3 से लेके सबसेक्शन 13 तक, अगर वहां पे वी आर नॉट एबल टू अप्लाई द दैट पर्टिकुलर रूल, तो वी विल रेफर दिस रूल। तो ये रूल क्या बोलते हैं, एक बार जस्ट चेक इट। The place of supply of services, except the services specified in subsection 3 to 13, shall be the location of the recipient of the services. It's very simple. क्या बोला है? The place of supply of services, except the services specified in subsection 3 to 13, that shall be the location of the recipient of the services. जब हम आगे नेक्स्ट क्लॉज पढ़ने वाले हैं, वहां पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, दैट विल बी द रेसिपिएंट की लोकेशन होगी जहाँ पे सर्विसेज रिसीव हो रही हैं, राइट? अगर 3 to 13 के अंदर ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है, तो हम जनरल रूल लगा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसेक्शन 3 है, इसको मैं ले लेती हूँ, और ये मैं आपके बुक से ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत मिक्स करके दिए है। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 ए क्या बोलते हैं, इफ द गुड्स आर टू बी टेम्परेली इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर अ रिपेयर ओनली एज अगेंस्ट रिपेयर्स and are exported after repair, एक चीज, without being put to use any use in India than that which is required to such repair। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज ये बोली है कि अगर गुड्स जो हैं बाहर से आए हैं, इंडिया में रिपेयर के लिए आए हैं, ठीक है, तो उसमें आपको प्लेस ऑफ सप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नाउ कंडीशन कम्स, इफ यू यूज दोज गुड्स इन इंडिया, देन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो सर्विसेज है वो वही लोकेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल के लेके आई जस्ट मेक इट क्लियर। एग्जांपल नंबर 55, ठीक है। ABC Fabricators has its factory located in Gujarat. It has temporarily imported certain goods from its customers located in China and re-exported them to China after carrying out the necessary repair without putting them to use in Gujarat, ठीक है। तो यहाँ पे there is no problem. The question is examine what would be the place of supply of services in the given case. Will your answer be different if the repaired goods are re-exported after being put to use in Gujarat for some time? तो yes, पहले मैं सेकंड क्वेश्चन ले रही हूँ कि if goods जो है we have used in Gujarat, so उसके केस के अंदर क्या होगा कि जो goods we have imported, है ना, वो रिपेयर के लिए आए थे, रिपेयर हमने कर दी उनके ऊपर,
देन हमने उसे यूज भी कर लिया, वी हैव यूज दोज गुड्स इन इंडिया, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गुजरात, जहां पे कंज्यूम किए गए हैं, ठीक है। बट इन केस goods imported into India, we have done a work of repair and send it to China back, जहां से भी वो आए थे, जर्मनी और चाइना से। So place of supply of services will not be India, ठीक है, that will be our non taxable territory, वो इंडिया का नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है इसका, इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ इसके अंदर सेकंड पॉइंट है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी, उसके अंदर बोला है कि जो पर्सन है दैट शुड बी अवेलेबल, क्या किस लैंग्वेज में बोला है कि सर्विसेज सप्लाई टू एन इंडिविजुअल represented either as a service receiver or a person acting on a behalf of the receiver which require physical presence of the recipient or the person acting on his behalf with the supplier for the supply of services, means यहाँ पे लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। if I have to go with dentist treatment और beauty treatment के लिए, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी के लिए, तो इन दैट केस आई नीड टू गो सिंगापुर और यूएस, वेयर आई वांट टू गो, ठीक है, जहां पे भी मुझे ये ट्रीटमेंट लेना है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, दैट प्लेस वेयर आई एम गोइंग फॉर द सर्विसेज, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया सिंगापुर, अगेन इट्स अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। So in a same question like this, example number 56 में they have explained कि if a famous actress went to a London and availed cosmetic or plastic surgery, जहाँ सीरियस मिलेगी, व्हाट इज दिस, जहाँ पे सर्विसेज मिलेंगी, यस यस यस, ठीक है। तो जहाँ पे सर्विसेज मिलेंगी आपको, यू हैव टू गो ओवर देयर, ठीक है। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा टीवी खराब हो गया, ठीक है, माय टीवी इज नॉट वर्किंग एट ऑल, सो व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क फ्रॉम द पर्सन की प्लीज कैन यू कम एंड रिपेयर माय टीवी, so the person said no, please bring your TV over here, so I have to go his shop, ठीक है। so that place will be the place of supply of services, ठीक है, in a such a manner you can take it, ठीक है। तो जहां पे भी आप सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, that place will be considered as a place of supply of services। नाउ सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 यहाँ पे बोलता है लीज और राइट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो दैट पॉइंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, बट इन केस ऑफ विद इन इंडिया में वी हैव डिस्कस्ड। नाउ यू हैव टू प्रोवाइड दी सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर प्लेस ऑफ सर्विस क्या होगा, so where immovable property is located or intended to be located, that place we will consider as a place of supply of services। तो सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल नंबर 57 आई थिंक सो वी कैन टेक इट, है ना, फॉर मोर क्लैरिटी। नीलम गोयल, an interior decorator, interior designer based in Delhi, provides her services to an Indian hotel chain which has business establishment in Mumbai. Okay, so there is one person, the service provider, interior decorator जो है, she is from Delhi, ठीक है, और जिसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, दैट कंपनी इज मुंबई बेस्ड कंपनी। लेकिन क्या है, जो मुंबई का होटल है उसने अपनी लंदन में एक चेन ओपन करी है, राइट। तो इसके अंदर व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एनीवन वांट्स टू टेल मी, दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन without watching your study material, that place will be Mumbai, right। यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे मुंबई होगा इसलिए क्योंकि ये सेक्शन 12 के अंदर फॉल कर रहा है, क्योंकि व्हाट हैपन, जो लंदन है दैट इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, बट पर्सन हु इज टेकिंग द सर्विसेज ही इज रजिस्टर्ड इन मुंबई, तो वी विल कंसिडर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मुंबई, ठीक है, एज पर रूल, एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, राइट। In a simple way you can just check कि गवर्नमेंट वांट इट्स टैक्स, जहां से भी टैक्स उसे मिलेगा वो उस मैनर से टैक्स निकाल लेगी, ठीक है। तो लंदन इज अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, वो वहां से टैक्स नहीं ले सकती है, तो हु विल पे द टैक्स,
हु इज टेकिंग सर्विसेज, ठीक है, तो मुंबई के अंदर वो पर्सन है तो आप मुंबई से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे इन सच अ मैनर इफ यू विल रिमेम्बर, तो आप थोड़ा प्लेस ऑफ सप्लाई को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 5, जहां पे बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाई वे एडमिशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने सेक्शन 12 में भी ऑलरेडी पढ़ा था। तो अगेन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, ये यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके अंदर हमने कल भी एक एग्जांपल लिया था, अगेन आई विल टेक द सेम एग्जांपल, इनके एग्जांपल्स हैं। ओके, मैं अभी बुक का एग्जांपल ले लेती हूँ, एग्जांपल नंबर 58। दे हैव मेंशन कि मिस्टर कपिल शर्मा, अ जालंधर बेस्ड कॉमेडियन, hosted a comedy show at सिंगापुर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस के अंदर, जस्ट सिंपली टेल मी, अभी बस इतना ही, सिंगापुर तक का, सिंगापुर हो गया, ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ अ इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड इन दुबई। अब पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, अगेन सिंगापुर ही होगा, तो ठीक है, हमें कोई वी डोंट हैव एनी मतलब, क्योंकि ये सारा का सारा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो ये क्वेश्चन इट्स सिंपल। आई जस्ट टेक इट 59। कहता है मिस्टर कपिल शर्मा, अ जालंधर बेस्ड कॉमेडियन, होस्टेड अ कॉमेडी शो एट सिंगापुर, सो प्लेस ऑफ सप्लाई अभी सिंगापुर, यहाँ तक पढ़ने के बाद। ई वे बिल वी विल टेक इट टुमारो, अभी तो टाइम इट्स ऑलरेडी है ना 1:30 हो रहा है, तो आई कैन टेक इट ई वे बिल टेक इट टुमारो। So Singapore on birthday occasion of a Mumbai-based actor, an unregistered person, so find the GST liability if any. ये वाला question, anyone wants to reply? Mumbai, and why Mumbai? ये मुंबई होगा because सेक्शन 12 एंड सब सेक्शन आई थिंक सो दैट वाज 2 और 7 था, बिकॉज SRK फ्रॉम मुंबई, यस। तो जो पर्सन है वो मुंबई में है एंड हु इज लाइबल टू पे द टैक्स, सो RCM के अंदर कपिल शर्मा इज लाइबल टू पे द टैक्स, यस, ठीक है, तो ये RCM का केस आपका बन जाएगा। तो अभी भी वो मुझे एग्जांपल नहीं मिला विच आई रियली वांट टू डिस्कस विद यू, मिस्टर डी। Mr. D of Delhi, being an event organizer, hosted an exhibition at Mumbai at exhibit the products of exhibitor, namely Skills Singapore Limited. Now, this is question 16. Illustration is nice. Mr. D of Delhi, being an event organizer, ठीक है, तो he provides services of event organizer. So that person is belongs from D. एग्जीबिशन उन्हें करनी है मुंबई में, ठीक है, और किसके लिए करनी है, जिस कंपनी ने उन्हें साइन किया है वो सिंगापुर की कंपनी, सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई ओनली, जहां पे सर्विसेज डिलीवर किए गए हैं, सो इट विल कम अंडर दी टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर आ जाएगा, सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स हमारा बन जाएगा, और टैक्स जो बनेगा दैट विल बी IGST, बिकॉज वन पर्सन इज फ्रॉम दिल्ली एंड वन पर्सन इज फ्रॉम मुंबई, ठीक है। यस, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, वेरी नाइस। आई थिंक सो, जो थ्री, ये 4 और 5 है, जो सब सेक्शन 30 सब सेक्शन 6 है, वो प्रोपोर्शनेट के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं कि अगर जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की गई हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जैसे चेन्नई, कोचीन, कोलंबो, तो उन रेशो के अंदर वो आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो ये सेक्शन 7, जो सब सेक्शन 7 है वो भी उसी से बिलोंग करता है, प्रोपोर्शनेट के रिगार्डिंग बात करता है। तो नेक्स्ट इज स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, ये भी अपना सेक्शन 12 के जैसा ही है। मेल एंड कुरियर वाला जो है ऑब्वियसली दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो वो भी सेम ही है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, सेक्शन 12 में हमने पढ़ा था, उसको हमने 2 पॉइंट्स में सेग्रीगेट कर दिया था, एक रजिस्टर्ड पर्सन का और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन का। तो रजिस्टर्ड पर्सन का हमने वही प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया था, इफ यू रिमेम्बर, जो उसने जो एड्रेस, जो उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वही कंसिडर कर लिया था,
और अनरजिस्टर्ड पर्सन का हमने वही कंसिडर किया था जहां पे वो डिलीवरी के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक बार आप इसका एग्जांपल गो थ्रू कर लेना है ना। Then passenger transport services, section 30, subsection 10, that already we have discussed in section 12. तो ये उसी के जैसा सेम है. So place of supply of services where the passenger embarks on the conveyance for a continuous journey. So there should not be a stopover. ठीक है, तो stopover नहीं होना चाहिए, continuous journey है. For example, person embark, उसको जाना है, the flight is New Delhi London to New York. So person embarks from New Delhi. So place of supply will be New Delhi. ठीक है, but if he is coming from New York London to New Delhi, so place of supply and he embarks from New York, so place of supply will be New York. ठीक है, तो ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगी. एंड अगेन इसके अंदर जो सर्विसेज वाला, ठीक है, तो ये यहाँ पे डन हो जाता है. सो अभी समवन आस्क मी मैम व्हाट इज OIDAR सर्विसेज, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका क्लियर कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विसेज कंसिडर कर ली जाएंगी. लाइक जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि लाइक जो OIDAR सर्विसेज होती है वो बेसिकली क्या होती हैं. लाइक जैसे द वे आई एम टीचिंग यू दिस इज नॉट OIDAR सर्विसेज. ठीक है, तो वो क्या होती है कि लाइक आप ई बुक्स, जो ई बुक होती हैं, ई लाइब्रेरी आपने ज्वाइन किया होता है, मूवी म्यूजिक जो आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और डिजिटल कंटेंट आप जो यूज करते हैं, डिजिटल डेटा स्टोरेज जो आप यूज करते हैं, दैट कम अंडर ये. और क्लाउड सर्विसेज जो होती है वो सारी आपकी फॉल करती है अंडर OIDAR सर्विसेज के अंदर. ठीक है, नेटफ्लिक्स, amazon, यस दिस इज वेरी नाइस एग्जांपल. ठीक है, तो OIDAR amazon सर्विस ये आपकी सारी इसके अंदर फॉल करती है. तो इसके अंदर क्या है, लोकेशन क्या होगा, लाइक जैसे कि amazon इज अ आउटसाइड है ना, आउटसाइड कंट्री है अगर ये रजिस्टर्ड है. तो यहाँ पे क्या है कि इफ यू आर यूजिंग नेटफ्लिक्स एंड amazon ओवर हियर, तो यू हैव प्रोवाइडेड योर होम एड्रेस, so place of supply of services will be this your place of residence जो आपने प्रोवाइड किया है. ठीक है, तो उस केस के अंदर हो जाएगा जहाँ रिसिपिएंट जो है वो सर्विसेज रिसीव कर रहा है. ठीक है, इन द टेरिटरी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट. ठीक है, इसके अंदर और कुछ तो नहीं है, तो ये आप इलिस्ट्रेशन एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. दिस इज वेरी नाइस. तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस भी दे हैव डिस्कस. इफ यू आर क्लियर्ड अबाउट सेक्शन 12, तो सेक्शन 13 ओनली टेक 10 मिनट्स. ठीक है, तो ज्यादा डिफर नहीं है क्योंकि एंड इट्स वेरी इजी बिकॉज यहाँ पे जो सारी चीजें होंगी दैट विल बी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर होगी. क्वेश्चन बिकम ट्रिकी एंड डिफिकल्ट व्हेन दे विल से कि ऑर्गेनाइजर जो सर्विस प्रोवाइडर है ही इज फ्रॉम इंडिया, जो सर्विस ले रहा है ही इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, है ना, बट जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है दैट इज इन आउटसाइड कंट्री, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. तो इन दैट केस यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर जो सर्विस रिसीवर है ही इज फ्रॉम इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज हमारा वो हो जाएगा. तो यूजली स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट, आई थिंक सो आई हैव जस्ट कवर्ड इट. So if you have any doubt, you can ask me on WhatsApp. So abhi I have to reply the question of all questions also. So by today evening I will reply. ठीक है. तो अभी welcome, welcome. Ma'am, please share today's notes. Yes, I will share. Any query, if you have, you may ask. ठीक है. Fine. So tomorrow we will discuss time of supply that left, है ना? That we will take it. Ma'am, will you explain value of supply tomorrow? Okay, that already I have discussed. But if you want, मैंने बहुत छोटा सा discuss किया था. Tomorrow I will take time of supply, value of supply, TDS and TCS, and e-way bill and customs. ठीक है, and return. That's it. So 6-7 topics है that I will cover tomorrow. Yes, sure. ठीक है.
ओके, बाय बाय, थैंक यू।